अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों ने ये खबर जो है वो सुन ही ली होगी कि इंडोनेशिया की तरफ से तुर्किश TFX खान का जो पहला ऑर्डर है उसको दे दिया गया है। तकरीबन 48 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे $10 बिलियन के एवज, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की साइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि क्या इसी पेस को फॉलो करते हुए पाकिस्तान भी क्या 40 to 50 खान एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देगा, या क्या इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से तुर्की को कमिट की गई है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो इस चीज में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि ऑन पेपर तुर्किश TFX खान की जो स्पेसिफिकेशन है वो इसे एक बहुत ही ज्यादा केपेबल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाती है। जिस तरह का एवियोनिक्स पैकेज तुर्की की तरफ से इसके लिए प्लान किया गया है वो वाकई में ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और स्पेशली जो इसकी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि फ्यूचर में इसके साथ इंटीग्रेट की जाएंगी और इनके ऊपर तुर्की में काम चल रहा है। BVR एयर टू एयर मिसाइल्स की बात हो रही है, गोखान जैसी, गोखान ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह की रैमजेट पावर्ड और लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती हैं, ये वाकई में ही TFX खान को एक इंप्रेसिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन मेन मसला यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ ये है कि ये एक बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दुनिया में इस टाइम के ऊपर सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज हैं जो कि एक ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में सक्सेसफुल रही हैं, जिसमें मेनली यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस टाइम के ऊपर 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किए हुए हैं। और ये कंट्रीज क्यों इस चीज को अचीव कर पाई हैं, इसके पीछे 2 बड़ी वजूहत है। पहला पॉइंट कि इनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को इजीली फंड कर सकते हैं। इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों कंट्रीज के पास प्रायर एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले अमेरिका भी पहले अपने 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर चुका है। इनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वॉर 2 से ऐसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करी है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ चाइना की बात करें तो चाइना भी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जंप करने से पहले 3rd जनरेशन के और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर करा है। और इससे जो एक्सपीरियंस कलेक्ट हुआ है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, उसे इन्होंने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंदर पुट किया। इसी वजह से आज हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों कंट्रीज के पास 2 सक्सेसफुल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस के अंदर है। लेकिन तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इन्हीं 2 पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट्स ही एब्सेंट है। पहला जो है वो तुर्की की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि एक फुल फ्लेज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सके। इसी वजह से तुर्की की तरफ से फॉरेन पार्टनर्स को देखा जा रहा है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुर्की के पास इससे पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, जो कि इनके लिए कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने शुरू में कहा कि कान एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बिकॉज एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की बजाय डायरेक्टली तुर्की ने 5th जनरेशन के ऊपर स्टेप करने की कोशिश की है। और बेसिकली इसी वजह से इस कान प्रोजेक्ट के अंदर मेजर हर्डल्स आएंगे, जिससे एक तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले बहुत ज्यादा होगा, और जो इस टाइम के ऊपर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया जा रहा है उस पे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आएगा। तो कहीं ना कहीं TFX खान का जो फ्यूचर है वो इस टाइम के ऊपर सर्टेन नहीं है, इसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है। कहने में ऑब्वियसली ये चीज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और इस टाइम के ऊपर अगर रियलिटी ऐसी है तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से इसके अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट्स हमें पहले से ही हैं और इतनी बड़ी अमाउंट हम एक अनसर्टेन प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। इसी वजह से पाकिस्तान कान को लेकर एक वेट एंड वॉच की पोजीशन के अंदर बहुत देर से बैठा हुआ है, और जहां पर टेक्निकल सपोर्ट तुर्की को रिक्वायर्ड होती है पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बिकॉज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में तुर्की के कंपैरिजन में पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम लोग पिछले 15-20 साल से एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करके बड़ी तादाद में उसको अपनी सर्विस में भी इंडक्ट कर चुके हैं और इस टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस मामले में ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान के पास है, और ऐसे केस में $10 बिलियन की या इवन $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेंस नहीं बनाती जब तक ये कान एयरक्राफ्ट जो है वो एक प्रॉपर शेप के अंदर नहीं आता। तो क्योंकि हमारा जो एंड और अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करें, उसके ऊपर हमारा कंप्लीट कंट्रोल हो, और एट द सेम टाइम इन सब चीजों को हमने एक लिमिटेड बजट के अंदर कंप्लीट करना है, इनको अचीव करना है। तो इस केस में चाइना डेफिनेटली तुर्की के कंपैरिजन में एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल पार्टनर साबित होगा, बिकॉज कान के अंदर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया अभी से लूप होल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तुर्की को इन्वेस्टमेंट की कमी है, इस वजह से वहां पर पार्टनर्स को ऐड किया जा रहा है, जो कि ये पर्टिकुलर स्टेप चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, और ये चीज हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हिस्ट्री में से आपको एक एग्जांपल दूं तो इस टाइम के ऊपर
F-17 थंडर प्रोजेक्ट जो है वो इतनी सक्सेस को अचीव कर पाया है, इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को गेन कर पाया है, तो इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो चाइना को जाता है, जहां पर पूरी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को थंडर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड की गई और उसी का नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं कि थंडर प्रोजेक्ट जो है वो एक मैसिव सक्सेस बन चुका है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमें अपना इंडिजिनस PFX जैसा प्रोजेक्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना है तो इस टाइम के ऊपर चाइना से बेस्ट पार्टनर जो है वो हमें नहीं मिल सकता, बिकॉज एक ऑल वेदर एलाय होने के साथ साथ चाइना के साथ जो हमारी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की जॉइंट कोलैबोरेशन है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो चीजें ओवर सिंप्लीफाई नहीं होंगी, यहाँ पर डायरेक्टली चीजों को किक ऑफ किया जा सकता है। सिंपली करना अब हमें यह है कि J-35 एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द इंडक्ट करना है अपनी सर्विस के अंदर, रीजन के अंदर एक डोमिनेंस को बिल्ड करना है और उसके बैकग्राउंड में हमें अपने इंडिजिनस PFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। TFX कान प्रोजेक्ट के अंदर जितनी कोलैबोरेशन इस टाइम के ऊपर हम लोग तुर्की के साथ कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। कोई बड़ी अमाउंट यहाँ पर कमिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एंड ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा तब तक जब तक कि तुर्किश TFX कान के अंदर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होती या फिर इसका फ्यूचर जो है वो सर्टेन नहीं होता। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।